साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा रिपीट करता है। इससे पहले भी इस सीरीज़ के वीडियोज़ को हमने अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से है। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है। बोला है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समषटभुज किसको बोलेंगे? 6 भुजाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र समषटभुज कहलाता है। और समषटभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर गुना 6। यही होता है आपका समषटभुज का क्षेत्रफल। तो समषटभुज के क्षेत्रफल को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जो हम सबको याद भी रहता है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में 6 से गुना करिए, यही समषटभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर गुना कितना कर देना है आपको? 6 कर देना है। अब आइए यहाँ पे देख लीजिए, ए का वैल्यू क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। समषटभुज की भुजा का माप 6 है, तो यही ए का मान होगा। तो ए के जगह आप रखिए 6। अब सोल्व करिए, √3/4 गुने ए के जगह 6 लेंगे तो ए स्क्वायर का मान 6 गुने 6 कितना हो जाएगा? 36। और गुना यहाँ पे 6 है तो उसको रहने दीजिए। काटिए इसको, 4 से काटेंगे, 4 9 36, 9 गुने 6 54, 54√3। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प डी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला हमें क्या याद रखना है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर गुना 6। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, x - 1/x का मान दे रखा है क्वेश्चन में 3, और इससे हमें बताना है x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान क्या होगा। ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप कुछ ही सेकंड में बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे देखिएगा, सबसे पहली बात आपको क्या समझना है कि x + 1/x, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, x + 1/x का मान अगर क्वेश्चन में a दे रखा है, कहने का मतलब कुछ भी दे रखा हो, और इससे अगर x² + 1/x² का मान पूछा जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है कि यहाँ जो वैल्यू दे रखा है ना, उसका कर लेना है स्क्वायर। उसका क्या करना है आपको? स्क्वायर। और स्क्वायर करने के बाद आपको घटा लेना है 2, यानी स्क्वायर - 2 हो जाएगा। कहने का मतलब जो है उसको ध्यान से समझिएगा, x + 1/x का मान जो भी दे और इसके बेसिस पर x² + 1/x² का मान पूछे, तो यहाँ जो वैल्यू होगा उसका हम करेंगे स्क्वायर और माइनस कर लेंगे 2। जैसे x + 1/x का मान अगर 5, तो x² + 1/x² का मान 5 का स्क्वायर - 2 हो जाएगा। x + 1/x का मान 7, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा? 7 का स्क्वायर - 2। वैसे भी देख लीजिए, पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो इस वैल्यू का तो स्क्वायर करना पड़ेगा, और जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या करेंगे? 2 करेंगे। पहली बात। दूसरा देख लीजिए क्या है। दूसरा है कि अगर x - 1/x का मान a दे रखा हो, ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा, अगर x - 1/x का मान a दे रखा हो और इससे वही चीज पूछा जाए फिर से, x² + 1/x² का मान, ठीक है, सेम ही चीज है आपका। देख लीजिए, x² + 1/x² का मान यहाँ भी पूछा गया है, यहाँ भी पूछा गया है, बट यहाँ पे डाटा प्लस में, यहाँ पे डाटा क्या है? माइनस में। तो एक जगह आपको बस चेंजिंग करना पड़ेगा। यह जो a है उसका करना पड़ेगा स्क्वायर्ड, और ऊपर में किए थे -2, यहाँ पे करना पड़ेगा +2, यानी उल्टा काम करना होता है। प्लस वाला दे करके प्लस वाला पूछे, स्क्वायर -2, और अगर माइनस वाला दे करके x² + 1/x² का मान पूछेगा, तो जो भी वैल्यू देगा उसका स्क्वायर +2 करेंगे। उल्टा काम। देखिए, माइनस वाला में बीच में क्या किए? प्लस, और प्लस वाला में बीच में क्या किए? माइनस। स्क्वायर क्यों करेंगे? क्योंकि पावर 1 से पावर 2 में जाना है, तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा। और जब भी स्क्वायर करिएगा तो या तो +2 करेंगे या -2 करेंगे। अगर माइनस वाला वैल्यू देगा तो +2 करेंगे, अगर प्लस वाला वैल्यू देगा तो -2 करेंगे। क्लियर? चलिए, तो यह 2 क्वेश्चन तो आपका जनरली आते ही रहता है। अब यहाँ पे जो तीसरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, देख लीजिए क्या है कि अगर x² + 1/x² का मान हमें पता हो, ठीक है, अगर x² + 1/x² का मान सपोज करें कि a यह दे रखा हो, और इससे अगर x⁴ + 1/x⁴ का मान पूछे, तो यहाँ पे हमें देख लीजिए क्या करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी गौर से देखिएगा, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है,
यहाँ पावर क्या है 2 है और यहाँ पावर क्या है 4 है, तो पावर 2 से पावर 4 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ही तो करना पड़ेगा। पावर 2 से पावर 4 लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ही तो करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू दे रखा है उसका स्क्वायर, तो a का करिए स्क्वायर, और जब भी स्क्वायर करते हैं तो या तो +2 या फिर -2, तो यहाँ प्लस वाला दे करके इसका मान पूछा है, इसलिए हम क्या करेंगे, a² - 2 करेंगे। ध्यान से समझिएगा, x² + 1/x² का मान जो पूछा जाता है वह x + 1/x का मान दे करके भी और x - 1/x का मान दे करके भी। अगर x - 1/x का मान दे करके इसका मान पूछेगा तो स्क्वायर +2, और अगर प्लस वाला दे करके इसका मान पूछेगा तो स्क्वायर - 2 करेंगे। लेकिन जब भी x⁴ + 1/x⁴ का मान निकालना होगा तो पहले हमें x² + 1/x² का मान निकालना होगा, और इसका जो भी मान होगा उसमें से उसका स्क्वायर करके अगर 2 घटाएंगे तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पावर 1 से पावर 4 तक जाना है, तो पहले हम निकालेंगे x² + 1/x² का मान। देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² + 1/x² का मान निकालेंगे, तो x - 1/x का मान a, इस वाले फॉर्मूला का उपयोग करेंगे क्योंकि x - 1/x का मान पता है, तो x - 1/x का मान a है, तब x² + 1/x² का मान क्या होता है, a² + 2, यानी इसका जो वैल्यू है उसका स्क्वायर + 2, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 11 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x - 1/x का मान दिया है, x² + 1/x² का मान क्या होगा, स्क्वायर + 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 11। अब आगे, अब देखिए, अब हम लोग इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। x² + 1/x² का मान हमारे पास क्या है 11, और इससे हमें क्या बताना है, x⁴ + 1/x⁴ का मान। यही तो क्वेश्चन है ना, यही हमें बताना है। अब हम क्या करेंगे, x² + 1/x² का मान पता है, इसका मान निकालना होगा, तो स्क्वायर - 2, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू आ गया उसका स्क्वायर - 2, तो 11 का स्क्वायर 121, 121 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 119। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसको हम करके बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायर + 2 करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 2, इससे किसका मान निकलेगा, x² + 1/x² का मान निकलेगा। और अब स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर -2 कर लेंगे तो इससे क्या निकलेगा, x⁴ + 1/x⁴ का मान निकलेगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 11, 11 का स्क्वायर 121, 121 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 119। तो अगर सीधे सीधे हम यहाँ पे कहे तो क्या करना पड़ेगा, पहली बार स्क्वायर + 2 करना पड़ेगा और अगली बार स्क्वायर -2 करना पड़ेगा। अगर माइनस वाला दिया है तो पहले स्क्वायर + 2 और अगला बार स्क्वायर -2। लेकिन अगर x + 1/x का मान यहाँ प्लस रहता, प्लस दे करके तब इसका मान पूछता, तो दोनों बार हम क्या करते, स्क्वायर -2 स्क्वायर -2, दोनों बार स्क्वायर -2 करते। लेकिन माइनस है इस वजह से पहली बार स्क्वायर + 2 और अगली बार क्या करेंगे, स्क्वायर -2 करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है k का वह मान क्या है जिसके लिए समीकरण 16x - 12y + 9 = 0 और 12x + ky - 11 = 0 का कोई हल नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन। अब देखिए किसी भी निकाय का सॉल्यूशन पता लगाने का कुल मिला के 3 कंडीशन है। आइए उन तीनों कंडीशन को हम लोग समझते हैं, ताकि आज के बाद जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसे बनाने में हमें कोई दिक्कत ना हो। देखिए पहला कंडीशन क्या होता है, अगर a1/a2, ठीक है, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इस केस में जो निकाय होगा ना उसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, यानी इसको हम लोग अद्वितीय हल भी बोलते हैं। अंग्रेजी में हम लोग इसको वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो निकाय का केवल एक हल कब होगा, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। अब a1 a2 b1 b2 क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो दो इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा, ऐसा जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो दो इक्वेशन मिलेगा। पहले इक्वेशन में जो x के गुना में होगा वह a1 का मान होगा, जो y के गुना में होगा वह b1 का मान होगा, और जो कांस्टेंट होगा जिसके साथ एक्स वाई लगा हुआ नहीं होगा वह c1 का मान होगा। जैसे देख लीजिए पहले इक्वेशन में x के गुना में कितना है 16, तो a1 का वैल्यू 16 हो जाएगा। y के गुना में कितना है -12, देखिए 12 के पहले माइनस लगा हुआ है, -12, तो b1 का मान -12 हो जाएगा। और पहले इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है 9, तो c1 का मान 9 हो जाएगा। ठीक है, दो इक्वेशन आपको मिलेगा और दोनों इक्वेशन में
दोनों इक्वेशन में आपको क्या करना है कि पहले इक्वेशन में जो x के गुणा में होगा वह a1 का मान, जो y के गुणा में होगा वह b1 का मान, और जो कांस्टेंट होगा वह c1 का मान। उसी तरीके से जो दूसरा इक्वेशन है, इस दूसरे इक्वेशन में देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा इक्वेशन है, इस दूसरे इक्वेशन में जो x के गुणा में होगा वह a2 का मान हो जाएगा। तो a2 का मान देखिए कितना हो जाएगा आपका, x के गुणा में 12 है तो 12 हो जाएगा। दूसरे इक्वेशन में जो y के गुणा में होगा वह b2 का मान हो जाएगा। y के गुणा में क्या है, k है, तो b2 का मान आपका k हो जाएगा। और दूसरे इक्वेशन में जो कांस्टेंट होगा जिसके साथ एक्स वाई लगा हुआ नहीं होगा वो आपका C2 का मान होगा। तो C2 का मान कितना हो गया आपका -11। इसको पता करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। पहले इक्वेशन में जो x के गुणा में होगा a1 का मान, जो y के गुणा में होगा वह b1 का मान, और जो कांस्टेंट होगा जिसके साथ x y लगा हुआ नहीं होगा वह आपका c1 का मान। उसी तरह से दूसरे इक्वेशन में जो x के गुणा में होगा वह a2 का मान, जो y के गुणा में होगा वह b2 का मान, और जो कांस्टेंट होगा वह c2 का मान। पहला कंडीशन क्या है, a1/a2 अगर बराबर नहीं है b1/b2 के, उस केस में जो यह इक्वेशन यहाँ पे दोनों दिया गया है उसका केवल एक हल होगा। एक हल को हम लोग अद्वितीय हल भी बोलते हैं। अद्वितीय मतलब उसके समान कोई दूसरा नहीं, इसका मतलब अल्टीमेटली एक ही होता है। तो इसको हम लोग एक हल, वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। दूसरा केस क्या बनता है इसमें, दूसरा केस बनता है कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ठीक है, और यह बराबर है c1/c2 के, कहने का मतलब तीनों बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, उस केस में जो निकाय होगा उसका अनंत हल होगा। उस केस में जो इक्वेशन दिया गया है उसके हलों का संख्या कितना होगा, अनंत हल होगा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, अनंत हल। हलों का संख्या कितना हो जाएगा, अनंत, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। और तीसरा केस क्या है कि अगर a1/a2 जो है वह बराबर तो है b1/b2 के, ठीक है, a1/a2 जो है वह b1/b2 के तो बराबर है, लेकिन अगर यह बराबर नहीं है c1/c2 के, उस केस में जो निकाय दिया गया है उसका आपका कोई हल नहीं होगा, है ना, कोई हल नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कहने का मतलब कि जो निकाय दिया गया है उसका कोई हल नहीं होगा। तो यही तीनों केस आपका इस पूरे टॉपिक के अंदर बनता है, और इन्हीं डाटा के ऊपर क्वेश्चंस, इन्हीं तीनों कंडीशन के ऊपर क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर बोला जाए कि निकाय का केवल एक हल है तो हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, या हमसे पूछा जाए कि हलों की संख्या बताइए तो फिर हम कंपेयर कर लेंगे। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसका मतलब समझ जाएंगे कि केवल एक हल होगा। लेकिन अगर तीनों बराबर है तो हम समझ जाएंगे कि अनंत हल होगा। और अगर a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, उस केस में जो निकाय दिया गया है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहां जो निकाय दिया गया है उसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है मतलब किस केस में आएगा, कोई हल नहीं है मतलब थर्ड केस में आ गया। देख लीजिए, कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं है इसका मतलब क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 होगा। अगर हमसे पूछा जाता हलों की संख्या तो फिर हम चेक करते कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 करके चेक करते कि किस केस में आ रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में कि थर्ड में। इस क्वेश्चन में तो बोल रखा है कि कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्लियर है कि थर्ड केस में है। थर्ड केस क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 होगा पक्का, क्योंकि यहां जो निकाय दिया गया है उसका कोई हल नहीं है। तो a1/a2 का मान बोलिए, a1 का मान कितना है सर, a1 का मान तो 16 है, बट्टा a2 का मान कितना है, a2 का मान 12 है, बराबर b1 का मान कितना है, b1 का मान देख लीजिए क्वेश्चन में कितना है, -12 है ना। b1 का मान क्या है, -12, बट्टा b2 का मान देख लीजिए क्या है, b2 का मान निकाले हैं कि b2 का मान आपका क्या के हो जाएगा। डायरेक्ट आप इसका वैल्यू ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इतना लिखना। ठीक है, इन चीजों को आपको समझाना इस वजह से यहां पे लिखा गया है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 होगा यहाँ पे, इसलिए होगा क्योंकि बोला गया है कि निकाय का कोई हल नहीं है। और कोई हल कब नहीं होता है, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के। इसका मतलब यह दोनों आपस में बराबर होगा, और जब यह दोनों आपस में बराबर होगा तो एक इक्वेशन बन गया जिसकी मदद से आप k का मान निकाल सकते हैं। सोल्व करिए इसको, 4 से काटिएगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। ऊपर से ऊपर वाला वैल्यू करता है 4 तिया 12, -3 तो यहाँ पे बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आपका k हो जाएगा बराबर 3 से -3 में गुना -9। तो k का वैल्यू आपका इस क्वेश्चन में कितना आ गया, k का वैल्यू आपका इस क्वेश्चन में आ गया विकल्प सी, यानी कि -9। उसी तरीके से अगर बोलता कि अनंत हल है तो फिर हम क्या करते हैं,
हम a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 भी कर सकते थे, या फिर a1 बट्टा a2 बराबर c1 बट्टा c2 भी कर सकते थे, या फिर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 भी कर सकते थे। मतलब किसी दो को बराबर करके हम लोग k का मान निकाल लेंगे, है ना। किसी दो को बराबर करके k का जब भी मान निकालना होगा तो किसी दो को आप बराबर करिएगा, क्योंकि इक्वेशन बनेगा तभी आप k का मान निकाल सकते हैं। तो अनंत हल रहने के केस में या तो हम इस दोनों को बराबर करके k का मान निकालते, या फिर हम इस दोनों को बराबर करके k का मान निकालते, या फिर पहला और तीसरा को, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। और इस केस में कभी भी आपसे k का मान नहीं पूछा जाएगा, यानी k का मान पूछा जाएगा तो एक चीज तो डेफिनेट है कि यह केस आपका नहीं आएगा, इसी दोनों में से कोई एक केस आएगा, और इसी दोनों में से कोई भी केस आएगा तो पक्का है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 हम कर सकते हैं। दोनों ही केस में क्या कर सकते हैं, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी आपसे k का मान पूछा जाए तो आप निश्चिंत होकर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 कर लेना, ओके। लेकिन जब सॉल्यूशन पूछा जाए उस केस में आप चेक कर लीजिएगा, बराबर अगर नहीं है पहला ही तो एक हल होगा, है ना। अगर सब बराबर है तो अनंत हल होगा, और अगर पहला बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है उस केस में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। आगे चलिए, अगला जो क्वेश्चन है यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य है। यह अलग अलग संख्याओं से पूछा गया है, बट इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस आपको प्रीवियस पेपर के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना से बोला गया है, 8 से, 7 से, 6 से, अलग अलग संख्याओं से पूछा गया है। पहली चीज क्या बोला है, 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होता है सर, 3 अंक का संख्या शुरू होता है 100 से, और खत्म कहाँ पे होता है, खत्म होता है 999। इसका मतलब क्वेश्चन क्या हो गया, 100 से लेकर के 999 तक में 8 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। क्वेश्चन तो यही हो गया, बोला है 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य है। तो 3 अंक का संख्या शुरू कहां से होता है, 100 से, खत्म कहां होता है, 999 पे। इसका मतलब क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन आपका यह हो गया कि 100 से लेकर के 999 तक में 8 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं। अब देखिए तरीका क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। पहले जो दोनों बाउंड्री आपका दे रखा है दोनों को लिखिए, 100 से 999 दोनों लिख दिए। अब क्वेश्चन में देखिए कि क्या लगा हुआ है, यहां पे या तो क्वेश्चन में तक होता है इस तरह के क्वेश्चन में, या बीच। अगर क्वेश्चन में तक लगा रहे तो इन दोनों वैल्यू में से पहले वाले में से एक कम करते हैं, ठीक है। दोनों में से कहां से एक कम करेंगे, पहले वाले में से। अगर बीच लगा रहे तो दोनों में से बाद वाला में से एक कम करते हैं। यानी इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर सिस्टम पे आधारित यह क्वेश्चन है, उसमें या तो यहां पे तक रहता है या बीच रहता है। अब बीच रहने के केस में दोनों में से बाद वाला में से एक कम करते हैं, और तक रहने पर पहले वाला में से। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहता कि 100 और 999 के बीच क्या रहता, बीच। अब क्या करते, दोनों हम लोग बाउंड्री लिखते, पहले 100 और 999 यही दोनों है। अब बीच बोला गया है तो यहां से एक कम कर लेंगे, ठीक है। तो यह चीज आप ध्यान रखिएगा, बीच बोलेगा तो बाद वाला में से, तक बोलेगा तो पहले वाला में से। यहां क्वेश्चन में क्या है, एक्चुअली में तक है, हम लोगों ने बनाया है तक, क्योंकि 3 अंक बोला है तो 3 अंक का संख्या 100 से 999 तक ही होगा। तो पहले वाला में से एक कम। अब आगे कितना से विभाजित होने वाला पूछा है, 8 से। तो यहां भी बट्टा में 8 और यहां भी बट्टा में क्या लिखेंगे, 8, और यहां पे रहेगा आपका माइनस। अब यहां जो माइनस है उसमें आपको ध्यान रखना है कि दोनों में से जो बड़ा वैल्यू होगा उसमें से छोटा वैल्यू को घटाना है। आगे देखिए 100 में से 1 माइनस करिएगा या कितना हो जाएगा, 99। 99 में 8 से भाग करिए, है ना, 8 से भाग करिएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 1 बचेगा 19, 8 दूना 16, 12 हो जाएगा। केवल पूर्णांक में जाना है, भिन्न में आपको जाना ही नहीं है। 12 8 96 सीधे भी कर सकते थे। आगे 8 से इसमें भाग करिए, 8 एकम 8 कितना बचेगा, 1 19, 8 दूना 16 कितना बचेगा, 3 39, 8 पंचे 40 होता है, तो 8 चौके 32, 124। दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन है, 124, छोटा 12। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करिए, तो 124 में से 12 माइनस करेंगे, हमेशा बड़ा में से छोटा। 124 में से 12 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा आपका, 112। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प डी। 112 ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों की जो कि आपका कितना से विभाज्य है, 8 से। अगर 7 से बोलता तो इसी के बट्टा में 7, 6 से बोलता तो यहाँ पे बट्टा में क्या लिखते, 6 लिखते। और यहाँ जो कैलकुलेशन किए केवल पूर्णांक लिए, 8 एकम 8, 1 बचा 19, 8 दूना 16। अब पॉइंट में आपको नहीं जाना है क्योंकि आप क्या काउंट कर रहे हैं, संख्या काउंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समानांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। अच्छा, अब 10वां पद बताना है ना, तो पदों का जो पद निकालना होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या हम लोग यूज करते हैं, टी यानी जो भी टर्म आपको निकालना है, एनवा टर्म टी के लिए क्या फॉर्मूला है, a + n - 1 × d।
a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यह आपका टर्म निकालने का फॉर्मूला है। जहां a के जगह हम लोग क्या लिखते हैं, a के जगह हम लोग पहला पद लिखते हैं। तो इस श्रेणी का पहला पद देख लीजिए क्या है, पहला पद है √2। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद हमें क्या बताना है, 10वां पद, यानी कि n का वैल्यू यहाँ पे 10 है। जो भी पद आपको निकालना होगा n का वैल्यू वही हो जाएगा। इसके अलावा डिफरेंस कितना का, d का मतलब क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस कितना का, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाइएगा तो डिफरेंस पता लग जाएगा। तो 3√2 में से √2 माइनस करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। कोई भी अगला पद में से पिछला पद माइनस करिएगा तो डिफरेंस निकल जाएगा। 5√2 में से 3√2 माइनस करिए 2√2, 7√2 में से 5√2 माइनस करिए 2√2। कहने का मतलब प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद को माइनस करने पर अंतर निकल जाता है, डिफरेंस निकल जाता है। nवां पद निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब निकाल लीजिए, a के जगह क्या लिखिएगा, a के जगह √2 लिखिएगा प्लस n माइनस वन, तो n का वैल्यू 10, 10 में से 1 माइनस करिएगा कितना होगा 9 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 2√2। अब 9 गुना 2√2 कितना हो जाएगा, यह आपका 18√2, 18√2 में √2 जोड़ेंगे 19√2, यानी कि विकल्प डी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा, विकल्प डी आंसर हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पे 9 से गुना करेंगे 2√2 में तो 18√2 में √2 जोड़ेंगे तो 19√2 हो जाएगा। कहने का यह मतलब है, देखिए सीधे अगर आपसे 5वां पद पूछे ना तो 5वां पद हो जाएगा a प्लस, इनके जगह 5 रखिए तो 5 माइनस 1 4, a प्लस 4d हो जाएगा। 7वां पद पूछे तो a प्लस 6d हो जाएगा। अगर 9वां पद पूछे तो a प्लस 8d हो जाएगा। यानी जो भी पद निकालना होगा एक घटा के d से गुना, है ना। अगर मान लीजिए 11वां पद पूछे तो a प्लस 10d, यही तो होगा। तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे करके वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था 10वां पद, तो a प्लस 9d होगा। तो a का वैल्यू √2 प्लस 9 गुना डी, 9 गुने डी, डी का मान कितना है, डिफरेंस कितना का चल रहा है ना, 3√2 में से √2 माइनस करिए 2√2 का चल रहा है। बस क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। 9 दूना 18, 18√2 प्लस √2 19√2। अगर मान लीजिए 20वां पद निकालना होता, कौन सा पद निकालना होता, 20वां पद निकालना होता तो कैसे निकालते, a प्लस, तो a के जगह √2, a प्लस 19d हो जाएगा। 19 d का वैल्यू कितना है 2√2, 19 दूना 38, 38√2 में √2 जोड़ेंगे 39√2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बोला है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 3:2:1 का अनुपात। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई LBH, लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से डिनोट करते हैं। और इसमें अनुपात क्या दे रखा है 3:2:1 का। अनुपात जो होता है वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो पहले यह कितना गुना था नहीं पता है तो हम इसमें x लगा दिए, प्रत्येक में x लगा दीजिए, ठीक है। लंबाई कितना हो जाएगा आपका 3x, चौड़ाई 2x और ऊंचाई आपका 1x हो जाएगा। ऐसा करने से इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सभी x से कट रहा है तो आप काट सकते हैं अभी भी। अब इसका आयतन बताइए। देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दे रखा है और कमरा है, इसका मतलब कि घनाभ है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है, मतलब घनाभ। और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो तीनों को गुना करिए, 3 दूना 6 एकम 6, तो 6x क्यूब, यही तो इसका आयतन हो जाएगा। 3 दूना 6 एकम 6, x गुना x, 6x क्यूब यह आयतन होगा। जबकि आयतन दे रखा है 372, यही तो आयतन है ना 372। आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों को गुना करेंगे 6, x गुने x, x क्यूब, 6 से काटे इसको, 6 पंचे 30, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 512। x क्यूब का वैल्यू 512, तो x का वैल्यू क्या होगा, क्यूब है हटाएंगे तो क्यूबिक रूट होगा। 512 का क्यूबिक रूट कितना होता है 8, क्यूबिक रूट मतलब घनमूल। इधर क्यूब है, इधर आएगा तो घनमूल हो जाएगा, इधर स्क्वायर रहता, इधर आता तो वर्गमूल हो जाता। तो x का वैल्यू 8। अब x का वैल्यू 8 आया तो लंबाई 3x है तो 8 3 24, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा 2x दे रखा है तो x का वैल्यू 8, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, है ना। और उसी तरह से ऊंचाई आपका 8, ऊंचाई आपका 8। क्या पूछा है क्वेश्चन में, चौड़ाई, चौड़ाई कितना हो जाएगा 16। तो विकल्प बी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है tan थीटा बराबर 5/6। यह भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। tan थीटा का मान क्या है 5/6। अच्छा देखो tan थीटा बराबर क्या होता है सर, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा होता है, ऐसा तो होता ही है।
अब इसका यह मतलब है कि जो ऊपर वाला वैल्यू है tan थीटा बराबर 5/6, यानी कि ऊपर वाला वैल्यू साइन का है और नीचे वाला वैल्यू कॉस का है, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना 5 और कॉस थीटा का मान कितना 6। तो जहां भी साइन थीटा है वहां पे रखिए 5, जहां भी कॉस थीटा है वहां पे रखिए 6। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। सोल्व करिए, 12 गुने 5 कितना हो जाएगा 60, माइनस 6 गुने 5 या 5 गुने 6 कितना हो जाएगा 30, बट्टा में देख लीजिए, बट्टा में यहाँ पे 12 गुने 5 साइन थीटा का मान 5 है तो 60 हो जाएगा, प्लस 5 गुना 6 30 हो जाएगा। ऊपर में देख लीजिए 60 में से 30 माइनस करिएगा 30 हो जाएगा, और 60 और 30 90 हो जाएगा। 30 तिया 90 कट जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में कितना 3, तो 1/3 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी विकल्प बी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। tan थीटा का मान दे रखा है, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, यानी ऊपर वाला साइन का मान नीचे वाला कॉस का मान। अब 12 साइन थीटा, तो 12 साइन थीटा मतलब 12 गुने साइन थीटा, और साइन थीटा का मान 5 है तो 12 पंचे 60 ना। 5 कॉस थीटा का मान 6 है तो 5 गुना 6 30 है ना। ऊपर आपका 60 माइनस 30, नीचे 60 प्लस 30। सोल्व करेंगे आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में कॉट थीटा का भी मान दे देता है कभी, कि कॉट थीटा का मान इतना, मान लीजिए कॉट थीटा का मान 5/6 देता, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। इसका मतलब यह हुआ कि जो ऊपर वाला वैल्यू है वह कॉस का मान, और नीचे वाला जो वैल्यू है वह किसका मान है, साइन का मान। तो अगर क्वेश्चन में कॉट थीटा का मान दे मतलब ऊपर कॉस है नीचे साइन का वैल्यू दे रखा है, और अगर tan का मान दे इसका मतलब ऊपर वाला वैल्यू साइन का होगा और नीचे वाला वैल्यू किसका होगा, कॉस का होगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। यहाँ पे देखिएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान दिया है 6, और हम लोगों से सेक थीटा का मान पूछा है। कैसे निकालते हैं देखिएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, देखिए इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू आपका दे रखा है 6। अब सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान अगर पता हो ना, तो इससे आप सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए प्लस वाला दे तो माइनस वाला निकाल सकते हैं, या फिर माइनस वाला दे तो आप प्लस वाला निकाल सकते हैं। सेक प्लस tan का मान दे तो आप सेक माइनस tan का मान निकाल सकते हैं, और अगर सेक माइनस tan का मान दे तो सेक प्लस tan का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो सेक प्लस tan का मान जो भी होगा उसका रिवर्स सेक माइनस tan का मान होता है, ठीक है। और सेक माइनस tan का मान जो भी होगा उसका रिवर्स सेक प्लस tan का मान होता है। सेम चीज आपका इसमें भी होता है, कॉसेक और कॉट के साथ भी होता है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान जो भी होगा, ठीक है, मान लीजिए x है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान आपका हो जाएगा 1/x। यह भी होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, तो आपको इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो सेक प्लस tan का मान का उल्टा सेक माइनस tan का मान, सेक माइनस tan का मान उल्टा सेक प्लस tan का मान, उसी तरह से कॉसेक प्लस कॉट का उल्टा कॉसेक माइनस कॉट का मान, और कॉसेक माइनस कॉट का उल्टा कॉसेक प्लस कॉट का मान, ठीक है। चलिए, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी सेक प्लस tan इंटू सेक माइनस tan, तो एक तो आपका बट्टा में जाएगा ही। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि दो इक्वेशन हो गया, अब इस दोनों समीकरण को आप जोड़िए, ठीक है। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि हमसे सेक का मान पूछा है, तो tan तो कट जाएगा जब दो जोड़ेंगे, समीकरण एक में दो को जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए tan का मान पूछा गया होता तो हम क्या करते, घटा लेते, घटाएंगे तो माइनस सेक प्लस tan हो जाता, सेक कैंसिल हो जाता, tan बचता हमारे पास। तो जिसका मान पूछेगा उसको छोड़ेंगे, रेस्ट को हम इसमें काट लेंगे। हमसे सेक का मान पूछा है तो हम tan को काट लिए, tan का मान पूछता तो हम सेक को काट लेते। सिर्फ जोड़ने पर आपका यहाँ tan कट गया, तो सेक और सेक कितना हो गया, 2 सेक थीटा। सेक और सेक कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर इधर वाले वैल्यू को जोड़िए 6 प्लस 1/6, तो 6 गुने 6 36, 36 और 1 37/6। देख लीजिए ना, 6 में कितना जोड़ना है, 1/6 जोड़ना है। इन दोनों वैल्यू को भी तो जोड़िएगा, तो 6 गुने 6 36 और 1 37/6। अब यहाँ से देखिए सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा बराबर 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 छक्के 12, तो 37/12। अब इसको पूर्णांक में ले जाइए, है ना, 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 1 37, 37/12 यानी 3.1/12, 3.1/12 यानी कि विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे यही वाला था। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन में आइए। बोला है कि त्रिज्या r वाले एक गोले और त्रिज्या r और ऊंचाई 2r वाले एक बेलन का आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए त्रिज्या r वाला गोला का आयतन क्या हो जाएगा, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो त्रिज्या r है तो आयतन 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यह गोले का आयतन हो गया। अब गोले का आयतन का अनुपात हमें किसके साथ बताना है, अब इसका जो आयतन का अनुपात बताना है वह r त्रिज्या और 2r ऊंचाई वाले एक बेलन के साथ।
तो बेलन का अब त्रिज्या कितना लेना है, r लेना है, लेकिन ऊंचाई कितना लेना है, 2r। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो r के जगह तो r ही है, तो r का स्क्वायर कर लीजिए। r कहने का मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, उन्हें ऊंचाई पाई r स्क्वायर इंटू h का वैल्यू मतलब ऊंचाई कितना है, 2r। बस हो गया, इतना ही तो काम हमें करना था। इस क्वेश्चन में देखिए जो बेलन दे रखा है, बेलन का त्रिज्या कितना है, और बेलन का त्रिज्या आपका यहाँ पे r है, और बेलन का ऊंचाई कितना है, बेलन का ऊंचाई क्वेश्चन में 2r दे रखा है, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर इंटू h होता है। पाई r स्क्वायर तो r के जगह तो r ही है, r स्क्वायर इंटू h के जगह 2r। बस इस दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। अब अनुपात निकालना है तो अनुपात का मतलब बट्टा होता है, इतना बट्टा इतना हो गया, जो वैल्यू कट रहा है उसको काटिए, पाई से पाई कैंसिल, आगे देखिए r स्क्वायर इंटू r क्यूब हो जाएगा, इससे यह कैंसिल, यहाँ 2 है, 2 से काटिए, 2 दूना 4, यानी फाइनल क्या बचा, 2/3। 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2:3 लिख सकते हैं। बट्टा का मतलब क्या होता है, अनुपात ही तो होता है, 2/3, 2:3, या क्रॉस नीचे जो भाग में इधर जाएगा तो गुना में, तो 2/3 यानी कि 2:3। तो यही जो है ना दोनों के आयतन का आपका अनुपात हो जाएगा। दोनों जो बेलन पहले तो गोला है, गोला और बेलन के त्रिज्या का आयतन का यही आपका अनुपात हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि यह वाला जो व्यंजक है इसको x-2 से अगर विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है आपका। अब देखिए इस इक्वेशन को कितना से विभाजित करना है, x-2 से, तो जितना से विभाजित करना होगा उतना बराबर आप लिखिए 0। यहाँ से x का मान बोलिए क्या होगा, -2 है, इधर आएगा तो +2, माइनस, देखिए बराबर को अगर जंप करेगा तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, चिन्ह तो बदलता है, तो x का वैल्यू 2 हो गया। जितना से भाग देना होगा उतना बराबर क्या लिखेंगे, 0। अब यहाँ से जो x का मान आया है उसको केवल इसमें पुट कर दीजिए, शेष निकल जाएगा। ऐसे व्यंजक में जब भी आपको शेष निकालना होगा तो क्या करेंगे, जितना से भाग करना है उतना बराबर 0, यहाँ से जो x का मान आया उसको केवल इसमें पुट कर दीजिए, शेष इसका निकल जाएगा। यह पता लग जाएगा कि इसमें इससे भाग करेंगे तो शेष क्या होगा। तो x के जगह 2 लीजिए, तो 2 का क्यूब, x क्यूब है तो 2 का क्यूब 8, 8 चौके 32, पहला वैल्यू हमारा 32 आ गया, माइनस है तो माइनस, x के जगह 2 तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, आगे देखिए क्या है, x के जगह 2 तो 2 पंचे 10 हो गया, माइनस लास्ट में क्या है 8। बस इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। प्लस वाले वैल्यू को एक साथ जोड़िए तो 32 और 10 कितना हो जाएगा 42, माइनस वाले को एक साथ तो -8 कितना -16, 42 में से 16 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा 26। तो आंसर हमारा इसका जो होगा वो आपका 26 हो जाएगा। अगर हम इसमें इससे भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, शेष आपका 26 आएगा। तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।